आज फिर से रिया को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी और वो अपनी स्कूटी की रफ्तार में तेजी से अपने घर की तरफ चली जा रही थी। लेकिन उसकी सांसें तेज तब हो गईं जब उसे लगा कि एक बार फिर वही शख्स बाइक से उसका पीछा कर रहा है। उसे बाइक की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी, लेकिन उसे पता था कि बाइक की स्पीड के आगे वो क्या कर सकती थी। वो अभी घबरा ही रही थी, क्योंकि आगे आने वाला रास्ता शहर की भीड़ से एकदम अलग था। रिया का पीछा ये शख्स पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड मीशा को भी नहीं। बुलेट कुछ ही पलों ने उसकी स्कूटी के बराबर आ गई, और बुलेट पर बैठे उस शख्स ने रिया को घूर कर देखा। उसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था, जिसकी वजह से रिया उसे पहचान नहीं पा रही थी। रिया की घबराहट अब बहुत बढ़ चुकी थी। तभी अचानक से एक कार ने उस शख्स की बुलेट को हल्की सी टक्कर मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो रोड के साइड में गिर गया। उस शख्स का पैर बुलेट के नीचे दब गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी स्कूटी पर अचानक ब्रेक लगा दिया और वो गिरते गिरते बची। कार भी एक साइड में रुकी और कार से एक लड़की उतरी, जिसको देखकर रिया का चेहरा खिल गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया की बेस्ट फ्रेंड मीशा थी। मीशा गुस्से में उस बुलेट वाले शख्स के पास गई, जो अभी भी बुलेट के नीचे से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बुलेट पर पैर रखते हुए कहा, ओए, दोबारा कभी मेरी दोस्त के आसपास भटकना भी मत। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। नहीं तो ये एक्सीडेंट इतने प्यार से नहीं होगा। वो शख्स घूरती आंखों से मीशा को देखता रहा, लेकिन उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद मीशा रोड क्रॉस करके रिया के पास आई, जो दूसरी तरफ घबराई हुई खड़ी थी। क्या यार रिया, तेरा बाप डॉन है और तू इतनी डरपोक। इन सब लुच्चे लफंगों से डरेगी, फिर तो मुंबई की रानी कभी नहीं बन पाएगी। मीशा ने रिया के पास आते हुए कहा। रिया भी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, थैंक्स यार, ये एक दो दिन से पीछा कर रहा था तो मुझे लगा। तो तुम्हें लगा क्या करती मुझे बताकर? खुद संभाल लेती। लेकिन नहीं संभाल पाई ना? तो अच्छा हुआ रोहन ने नहीं बताया मुझे कि कोई तेरा पीछा कर रहा था, नहीं तो। वैसे डोंट वरी, जब तक तेरी ये दोस्त जिंदा है तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, सपनों में भी नहीं। मीशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। मीशा और रिया की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में बिताए 3 साल ने इनकी दोस्ती बहुत गहरी कर दी थी। जहां मीशा एक रिच और प्रोग्रेसिव फैमिली से थी, वहीं रिया एक छोटे शहर की एक टिपिकल फैमिली से थी। लेकिन रिया ने दिल्ली आकर खुद को पूरी तरह से बदल दिया था, और वो मीशा की ही रिकमेंडेशन पर उसके फियांसे आरव की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। मीशा खाने की एक बाइट लेते हुए बोली, वैसे कौन था वो, तू जानती है उसे? रिया ने ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं यार, हमेशा मास्क में देखा उसे, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन तेरी वार्निंग के बाद आई डोंट थिंक वो कभी नजर आएगा। ये बोलकर मीशा जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल गए। रिया के घर पहुंचते पहुंचते उसे काफी देर हो गई थी। वो गेट से एंटर कर ही रही थी कि तभी उसे आरव का कॉल आया। ये खड़ूस इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? रिया ने मन ही मन सोचते हुए कॉल रिसीव की। तो उधर से आवाज आई, हाय रिया, सॉरी यार इतना लेट नाइट डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे यार तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। रिया ने हैरानी से कहा, हाँ आरव बोलो ना। उधर से आरव बोला, आई नो, मीशा से ज्यादा तुम अच्छे से जानती हो, उसकी पसंद नापसंद समझती हो, इसलिए आई वॉन्ट योर हेल्प टू डिसाइड द वेडिंग वेन्यू। अभी प्रॉब्लम यह है कि कल से मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, सो आज ही आई वॉन्ट टू फाइनलाइज दिस, सो कुड यू प्लीज ज्वाइन। मैं लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। रिया थोड़ा सोच में पड़ गई। आरव ने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज रिया, यू कैन हेल्प मी इन दिस। कल ऑफिस लेट चली जाना, आई विल इन्फॉर्म योर मैनेजर। कुछ सोचकर रिया ने हाँ बोल दिया और फिर वहीं से होटल की तरफ चल दी। लेकिन रिया की लाइफ में शायद आज की रात एक बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो बहुत ही लग्जरी होटल के सामने पहुंची और वहीं बाहर उसे आरव मिल गया। दोनों तुरंत ही होटल के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि होटल के बाहर जीप में बैठे एक शख्स ने उन्हें अंदर जाते हुए देख लिया था। वो आदमी अपने बगल में बैठे आदमी से बोला, अरे ससुरा, ये तो अपनी रिया बिटिया है। तो दूसरा आदमी भी बोला, हाँ लगा तो मुझे भी नयन भैया। भैया?
नयन रिया के पिता का राइट हैंड था और वो यहाँ होटल के बाहर एक आदमी के निकलने का वेट कर रहा था, जिससे उसे कुछ पैसे वसूलने थे। लेकिन रिया का यहाँ यूं अचानक देखना नयन के अंदर खलबली मचा गया और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए वो होटल के थोड़ा और करीब जाकर रिया के बाहर निकलने का वेट करने लगा। रिया और आरव करीब आधे घंटे बाद होटल से बाहर हंसते हुए आते दिखे और ये देख तुरंत ही नयन ने अपना फोन बाहर निकालकर कैमरा चालू कर लिया। बाहर आकर रिया आरव को हग कर अपनी स्कूटी से वहां से निकल गई। ये सब देखकर नयन के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। उसने रिया के पिता को फोन लगाया और फिर तुरंत कॉल लगा दिया और उनको सारा माजरा सुनाया और फिर फोन रखते हुए बोला, दद्दा आप चिंता ना करो, काम हो जाएगा, आप बस तैयारी करो। इसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से बोला, वसूली छोड़ो और उस कार वाले का पीछा करो, जल्दी फूलपुर लेकर चलना है उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई दद्दा की बिटिया को गले लगाने की। और इसके बाद वो जीप आरव की कार के पीछे चल दी। सुबह आरव की आंख खुली तो वो एक कमरे में कैद था। उसके हाथ पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था। वो हैरान परेशान सा छटपटाने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को छुड़ा नहीं सका। दिन से शाम हो गई लेकिन उस कमरे में कोई नहीं आया। आरव की भूख और प्यास से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शाम होते ही उसे बाहर चहल पहल सुनाई देने लगी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। डीजे पर जोर जोर से भोजपुरी गाने बज रहे थे। तभी कमरे में नयन अपने कुछ लोगों के साथ आया। उसके हाथ में बढ़िया सी शेरवानी थी। चलिए दूल्हे राजा, तैयार हो जाइए फटाफट। इसके बाद नयन ने जबरदस्ती करके आरव को शेरवानी पहना दी और फिर बहुत सुंदर से एक मंडप में लाकर बिठा दिया। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे क्यों उठा लाए थे ये लोग। तभी मंडप पे दुल्हन भी आ पहुंची, जो लाल रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वो धीमे कदमों से चलकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। आरव ने जब दुल्हन का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि रिया थी। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, रिया तुम, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लेकिन तभी पीछे खड़ा नयन बड़े प्यार से कोहनी मारते हुए दबी आवाज में बोला, चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे। रिया भी आरव को मंडप में देखकर उतनी ही हैरान थी जितनी आरव उसे देखकर था। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, लेकिन नयन की मौजूदगी में वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और गांव के कुछ लोग इस अनोखी शादी के गवाह बन रहे थे। फेरे हुए, कस्में खाई गईं और सारी रस्में पूरी हो गईं। आरव और रिया ने एक दूसरे को माला पहनाई और जैसे ही सिंदूर की बारी आई, आरव ने अपना सिर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन नयन के आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया। नयन ने खुद सिंदूर की डिबिया रिया के हाथ में दी और धीरे से कहा, बिटिया लगाओ अपने पति के नाम का सिंदूर। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और आरव की मांग भर दी। शादी संपन्न हुई। नयन ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो दुल्हा दुल्हन, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। आरव बेटा, आज से तुम हमारे दामाद हो। आरव गुस्से से नयन को घूर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। नयन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा दामाद जी, ये सब आपके भले के लिए ही हो रहा है। और हाँ, मीशा को पता नहीं चलना चाहिए। शादी के बाद आरव को एक कमरे में ले जाया गया और रिया को दूसरे। रिया अब टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने नयन के आदमियों से पूछा, मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? मैं आरव से शादी नहीं करना चाहती थी। नयन का एक आदमी बोला, ये सब बाबूजी का हुक्म है बिटिया, वो चाहते हैं कि आप और आरव साथ रहें। लेकिन क्यों? मीशा और आरव की शादी होने वाली थी। वो सब अब भूल जाओ बिटिया, अब तुम आरव की पत्नी हो। अगली सुबह आरव उठा तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया जहां उसकी शादी हुई थी। कमरे में रिया नहीं थी। वो अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी अभी भी कसी हुई थी। तभी नयन कमरे में आया। सुबह हो गई दामाद जी, रात कैसी गुजरी? नयन ने व्यंग्य करते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया और मेरी शादी रिया से क्यों कराई? मीशा कहाँ है? नयन हंसने लगा, मीशा से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं दामाद जी, और ये शादी क्यों हुई ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी तुम हमारे मेहमान हो और दामाद हो। नयन ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने आरव को खोल दिया। आरव तुरंत खड़े होकर बोला, मुझे अभी यहाँ से जाना है। कहाँ जाओगे? नयन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गांव है, यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आरव ने देखा कि कमरे के बाहर कुछ आदमी खड़े थे जो उसे कहीं जाने नहीं देंगे। वो समझ गया कि वो फंस चुका है।
इधर दिल्ली में मीशा आरव को लेकर परेशान थी। आरव की बिजनेस ट्रिप का समय हो चुका था, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया था। उसने रिया को फोन किया। रिया, आरव का कोई फोन आया? वो तो बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मीशा ने चिंतित होकर पूछा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे शादी की बात मीशा से छुपानी थी। उसने धीरे से कहा, नहीं मीशा, मेरा भी कोई फोन नहीं आया, शायद नेटवर्क इशू होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रिया। उसने मुझे बताया था कि वो अपनी ट्रिप की सारी डिटेल्स देगा। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हो सकता है वो बिजी हो मीशा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। लेकिन मीशा का दिल नहीं मान रहा था। उसने आरव के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि आरव उस ट्रिप पर गया ही नहीं था। ये सुनकर मीशा और भी परेशान हो गई। रिया, आरव ऑफिस भी नहीं गया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मीशा ने रिया को दोबारा फोन करके बताया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि आरव कहाँ है, लेकिन वो मीशा को बता नहीं सकती थी। मीशा, मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। रिया ने फोन काट दिया। अब रिया बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसे एक तरफ आरव को सच बताने की चिंता थी और दूसरी तरफ नयन के डर से चुप रहने की मजबूरी। शाम को रिया को नयन के पास बुलाया गया। नयन एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने रिया खड़ी थी। बिटिया, तुम अब आरव की पत्नी हो। क्या तुम्हें पता है कि ये शादी क्यों हुई? नयन ने पूछा। रिया ने ना में सिर हिलाया। तुम्हारे बाबूजी ने हमसे ये करने को कहा था। रिया चौंक गई। मेरे बाबूजी? लेकिन क्यों? नयन ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बाबूजी और आरव के पिता, उनके बीच एक बहुत पुरानी दुश्मनी है। आरव के पिता ने तुम्हारे बाबूजी की सारी जमीन हड़प ली थी और उन्हें बर्बाद कर दिया था। रिया स्तब्ध रह गई। उसे अपने पिता के बारे में ये सब नहीं पता था। तुम्हारे बाबूजी ने कसम खाई थी कि वो आरव के पिता से बदला लेंगे और इस बदले के लिए उन्होंने तुम्हारी शादी आरव से करवाने का प्लान किया। लेकिन क्यों? मुझे क्यों इसमें घसीटा गया? रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्योंकि आरव के पिता को सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे की शादी एक गांव की लड़की से हो गई है तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रिया को अपने पिता की इस क्रूरता पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पिता के बदले का मोहरा बन चुकी थी, और अब आरव की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे ये सच पता चलेगा? कहानी में आगे क्या होगा? क्या रिया और आरव कभी इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? और मीशा को जब ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? रिया नयन की बातों से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। जिस इंसान को वो हमेशा एक सीधा साधा किसान समझती थी, वो एक ऐसे भयानक बदले की साजिश रच रहा था। रिया को आरव कर तरस आ रहा था, जो बिना किसी गलती के इस खेल का मोहरा बन गया था। उसके मन में दो तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ अपने पिता के लिए गुस्सा था, जिन्होंने उसे धोखे में रखा, और दूसरी तरफ आरव के लिए चिंता, क्योंकि उसे पता था कि जब आरव को यह सच पता चलेगा तो क्या होगा। उसी रात रिया ने हिम्मत करके आरव के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। आरव, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, मुड़ा और रिया को देखकर हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है, रिया ने धीरे से कहा। किस बारे में? इस सब ड्रामे के बारे में, या उस आदमी के बारे में जिसने मुझे किडनैप किया? और तुम कौन हो? तुम्हें पता है कि मेरी शादी होने वाली थी और तुमने ये सब होने दिया? मुझे माफ कर दो, रिया ने रोते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भी इस सब का शिकार हूं। शिकार? तुम तो दुल्हन बनी थी, तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया। नहीं, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया, रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा। मेरे पिता, वो इस सब के पीछे हैं। आरव चौंक गया। तुम्हारे पिता? लेकिन क्यों? रिया ने उसे अपने पिता और आरव के पिता की पुरानी दुश्मनी के बारे में सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे उसके पिता ने आरव के पिता से बदला लेने के लिए इस शादी का प्लान बनाया। आरव ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसके दिमाग में सारी बातें साफ हो गईं। तो तुम सिर्फ तुम्हारे पिता के बदले का मोहरा हो? आरव ने गहरी सांस लेकर पूछा। मुझे पता है, ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हें यहां से निकालना है। हम यहां से भाग सकते हैं। आरव ने रिया की तरफ देखा। उसे रिया की आंखों में सच्चाई और डर दोनों दिख रहे थे। उसे महसूस हुआ कि रिया भी उसकी तरह ही बेबस है। उधर दिल्ली में मीशा का सब्र टूट रहा था। आरव का कोई पता नहीं था और रिया भी अजीब तरीके से बात कर रही थी। मीशा ने अपनी एक दोस्त, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, विवेक को बुलाया। विवेक, मुझे आरव को ढूंढना है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है।
रिया भी कुछ छुपा रही है। मीशा ने सारी बात विवेक को बताई। विवेक ने मीशा को शांत होने के लिए कहा और अपना काम शुरू कर दिया। उसने आरव के फोन रिकॉर्ड्स, उसकी कार के जीपीएस और रिया के फोन रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसे कुछ चौंकाने वाले सुराग मिले। विवेक ने मीशा को फोन करके कहा, मीशा, आरव का आखिरी लोकेशन एक छोटे गांव का है और रिया भी उसी रात वहां गई थी और मुझे लगता है कि रिया के पिता का उस गांव से कोई लेना देना है। मीशा को यकीन नहीं हो रहा था। रिया? लेकिन वो क्यों जाएगी? विवेक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों का गायब होना आपस में जुड़ा हुआ है। हमें उस गांव जाना होगा। मीशा ने तुरंत हाँ कर दी। वो विवेक के साथ उसी रात उस गांव के लिए निकल पड़ी। मीशा बहुत गुस्से में थी। उसे लगा कि रिया और आरव ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां का सच कुछ और ही है। गांव में रिया और आरव ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में जब सारे लोग सो रहे थे, वो खिड़की से चुपके से बाहर निकले। उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो धीरे धीरे गांव से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ने लगे। तभी नयन का एक आदमी जो बाहर पहरा दे रहा था उन्हें देख लेता है। वो तुरंत नयन को फोन लगाता है। बाबूजी, दामाद और बिटिया भाग रहे हैं। नयन गुस्से में गरजते हुए कहता है, उन्हें जाने मत देना, मैं अभी आता हूँ। रिया और आरव भागने लगते हैं, लेकिन नयन के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नयन भी वहां पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपकी शादी हुई है। आरव ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? ये जबरदस्ती की शादी है और इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है, लेकिन अब तुम रिया के पति हो और तुम्हें यहाँ रहना होगा। अगर तुम यहाँ से भागे तो? तभी दूर से एक कार की हेडलाइट्स की रोशनी आती है। नयन और उसके आदमी चौंक जाते हैं। कार उनके पास आकर रुकती है और मीशा और विवेक उसमें से उतरते हैं। मीशा ने रिया और आरव को एक साथ देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मीशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरव ने जल्दी से कहा, मीशा, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अच्छा, तो फिर कैसा है? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये कौन लोग हैं? रिया और आरव अब और भी बड़ी मुश्किल में फंस गए। एक तरफ नयन और उसके आदमी थे और दूसरी तरफ मीशा का गुस्सा। अब आगे क्या होगा? क्या रिया और आरव सच बता पाएंगे और क्या मीशा उन पर यकीन करेगी? नयन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने मीशा और विवेक की तरफ देखा और कहा, अरे वाह दामाद जी, आप अपने दोस्तों को भी ले आए। मुझे लगा था आप अकेले ही भागेंगे। मीशा ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और तुमने आरव को किडनैप क्यों किया है? नयन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है आपको हमारे साथ अंदर चलना चाहिए। वहीं मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मीशा और विवेक ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन नयन के आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मीशा और विवेक की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि वे निहत्थे थे और नयन के आदमियों के पास हथियार थे। आखिरकार नयन के आदमी मीशा, विवेक, रिया और आरव को पकड़कर एक कमरे में ले गए और उन्हें वहां बंद कर दिया। मीशा, जो अब तक गुस्से में थी, ने कमरे में घुसते ही रिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। रिया रोने लगी और बोली, मीशा प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ है। आरव ने मीशा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मीशा इतनी गुस्से में थी कि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। तभी विवेक ने कहा, मीशा, मुझे लगता है कि रिया सच बोल रही है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। मीशा, जो अभी भी गुस्से में थी, ने रिया से कहा, ठीक है, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। रिया ने रोते हुए मीशा को सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता और आरव के पिता के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी और कैसे उसके पिता ने बदला लेने के लिए ये शादी करवाई थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे और आरव को जबरदस्ती यहाँ लाया गया था और कैसे नयन ने उन्हें धमकी दी थी। मीशा, जो ये सब सुन रही थी, धीरे धीरे शांत हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने रिया पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। वो रिया के पास गई और उससे गले लगा लिया। रिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रिया ने रोते हुए कहा, नहीं मीशा, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं।
आरव और विवेक दोनों ये सब देख रहे थे और उन्हें खुशी हुई कि मीशा को सच पता चल गया था। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। वे चारों नयन के कैद में थे। नयन ने उन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया था। नयन ने कहा, तुम सब यहीं रहोगे जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। आरव ने कहा, तुम क्या चाहते हो? नयन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। नयन का अगला कदम क्या होगा? क्या आरव और रिया अपनी जान बचा पाएंगे? और क्या मीशा भी इस सब में फंस जाएगी? नयन ने कमरे का दरवाजा खोलकर कहा, तुम सब यहीं रहोगे जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। आरव ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? नयन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। और ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मीशा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? विवेक ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, पुलिस को यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। रिया और आरव ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। उन्होंने एक दूसरे की मदद से खिड़की खोली और चुपके से बाहर निकल गए। वे गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नयन ने उनके पीछे अपने आदमियों को लगा दिया था। तभी नयन उनके सामने आ गया। उसके हाथ में एक गन थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? नयन ने गुस्से से कहा। आरव ने कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, पुलिस तुम्हारे पीछे है। पुलिस? नयन हंसने लगा। मुझे लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। पुलिस को यहाँ पहुँचने में अभी समय लगेगा, तब तक तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। नयन ने आरव को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मीशा को चोट पहुंचाएगा। आरव और रिया ने ये सुना तो डर गए। वे मीशा को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नयन की बात मान ली। नयन ने रिया और आरव से कहा, तुम्हें मुझे मेरे दुश्मन को सौंपना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरे साथ एक ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? नयन ने कहा, तुम्हें मुझे आरव के पिता के पास ले जाना होगा। आरव चौंक गया। तुम मेरे पिता को क्या दोगे? एक तोहफा? नयन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनानी होगी जो आरव के पिता की कंपनी से बड़ी हो, और फिर हम तुम्हारी कंपनी को बेच देंगे और जो पैसा मिलेगा वो मेरे मालिक को मिल जाएगा। रिया और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नयन क्या चाहता था। तुम मेरी कंपनी से बदला लेना चाहते हो? आरव ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा बिजनेस ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। आरव और रिया ने देखा कि नयन सिर्फ पैसे के पीछे नहीं था, वो अब व्यक्तिगत बदला ले रहा था। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नयन ने रिया और आरव से कहा, सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। मैं तुम्हें ये कागजात दे रहा हूं, तुम इस बारे में सोच सकते हो। नयन ने कागजात आरव को सौंप दिए और वहां से चला गया। आरव और रिया दोनों सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने मीशा को फोन करके बुलाया। मीशा वहां पहुंची और उसने देखा कि रिया और आरव दोनों परेशान थे। क्या हुआ? मीशा ने पूछा। रिया ने रोते हुए सब कुछ बताया। मीशा को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम मीशा से दूर रहकर सुरक्षित रहोगे? मीशा ने कहा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मीशा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने नयन और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। नयन को जब पता चला कि मीशा ने पुलिस को फोन किया है तो उसने गुस्से होकर कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। नयन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अब रिया और आरव की जिंदगी में शांति थी, लेकिन एक नया मोड़ आने वाला था। इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या आरव और रिया कभी एक हो पाएंगे? और क्या नयन कभी जेल से बाहर आएगा? मीशा के पुलिस को फोन करने पर नयन और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आरव, रिया, मीशा और विवेक सुरक्षित थे। वे सब दिल्ली वापस आ गए, लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी तनाव था। रिया और आरव के लिए उनकी शादी एक भयानक सपने की तरह थी, जिसे वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। एक दिन वे दोनों तलाक के कागजात भरने के लिए कोर्ट पहुंचे। रिया के हाथ कांप रहे थे और आरव भी असहज था। जब वे अंदर जाने ही वाले थे, तभी आरव के फोन पर उसके पिता का कॉल आया। क्या तुम कोर्ट में हो? आरव के पिता की आवाज में हैरानी थी। आरव ने धीरे से कहा, हाँ पिताजी, मैं और रिया यहाँ तलाक के लिए आए हैं। आरव के पिता का चेहरा सुनकर सन रह गया। ये क्या बकवास है? तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, ये शादी जबरदस्ती हुई थी, इसका कोई मतलब नहीं है, आरव ने कहा। मुझे पता है बेटा,
लेकिन तुम दोनों मेरी गलती की वजह से यहाँ हो। मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम दोनों को ये शादी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आरव और रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि आरव के पिता ऐसा कहेंगे। उन्होंने फोन पर कहा, पिताजी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारी शादी के खिलाफ थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने अपनी पुरानी दुश्मनी को तुम दोनों की जिंदगी से जोड़ दिया। मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। आरव और रिया दोनों चौंक गए। आरव के पिता ने कहा, तुम दोनों को अभी वहीं रुकना होगा, मैं आ रहा हूं। पिता का पश्चाताप और सेहत का संकट। कुछ ही घंटों में आरव के पिता कोर्ट पहुंच गए। वो सीधे आरव और रिया के पास गए। उन्होंने रिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। रिया बेटा, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से तुम पर इतनी मुसीबत आई। मुझे माफ कर दो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने बदले के चक्कर में तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। आरव के पिता ने आरव से कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम और रिया दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। तुम दोनों को अलग होने की जरूरत नहीं है। आरव के पिता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। आरव और रिया घबराकर उन्हें संभालने लगे। विवेक ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आरव के पिता ने आरव और रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज, मेरी खातिर मेरी आखिरी इच्छा मान लो। तुम दोनों एक दूसरे से अलग मत होना। आरव और रिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वे अपने पिता की इस हालत में उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि वे इस शादी को नहीं तोड़ेंगे। वे दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। मजबूरन एक साथ। अगले दिन आरव और रिया ने अपने परिवार को बताया कि वे तलाक नहीं ले रहे हैं। आरव के पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी सेहत में सुधार होने लगा। रिया के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी माफी मांगी। आरव और रिया दोनों एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने लगे, लेकिन वे पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि सिर्फ दोस्त की तरह रहते थे। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार नहीं था। वे दोनों सिर्फ आरव के पिता की खुशी के लिए रिश्ता निभा रहे थे। आरव और रिया की जिंदगी में अब भी एक उलझन थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरन रह रहे थे, लेकिन क्या उनका ये झूठा रिश्ता कभी सच्चे प्यार में बदल पाएगा? और क्या वे कभी अपनी जिंदगी में खुश रह पाएंगे? आरव के पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन रिया और आरव के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। जहां पहले वे एक दूसरे से बचते थे, अब वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। ये लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि हल्की फुल्की नोक-झोंक थी, जो उनके बीच की दूरियों को कम कर रही थी। एक सुबह रिया किचन में नाश्ता बना रही थी। आरव वहां आया और फ्रिज खोलकर दूध निकालने लगा। रिया ने देखा और कहा, अरे ये क्या, तुम दूध क्यों निकाल रहे हो? आरव ने कहा, क्यों, क्या मैं दूध नहीं पी सकता? रिया ने कहा, नहीं, लेकिन तुम दूध को बिना ढक्कन लगाए रख देते हो, फिर वो खराब हो जाता है। आरव ने कहा, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, तुम करते हो, हर बार, रिया ने कहा। आरव हंसने लगा और कहा, अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखूंगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और सुनो, आज मुझे ऑफिस से जल्दी आना है, इसलिए लंच बनाकर रखना। आरव ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? रिया ने कहा, नहीं, लेकिन तुम मेरे पति हो। दोनों हंसने लगे। ये नोकझोंक उनके रिश्ते में एक नया रंग भर रही थी, दोस्ती से प्यार की तरफ। एक शाम जब आरव के पिता पूरी तरह से ठीक हो गए थे, आरव ने उनसे बात करने का फैसला किया। आरव ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरव के पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने कहा, पिताजी, मैं और रिया, हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं। आरव के पिता का चेहरा सुनकर सन रह गया। क्या, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते? आरव ने कहा, पिताजी, ये शादी जबरदस्ती हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त हैं। आरव के पिता ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। तुम दोनों को अलग होने की जरूरत नहीं है। आरव ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा,
मैं तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगा। आरव और रिया को मजबूरी में एक साथ रहना पड़ा। मीशा का त्याग। मीशा, जो ये सब देख रही थी, वो आरव और रिया के बीच के अनस्पोकन लव को महसूस कर सकती थी। उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। एक शाम मीशा ने आरव को अपने घर बुलाया। मीशा ने कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव ने पूछा, क्या हुआ मीशा? मीशा ने कहा, आरव, मुझे पता है कि तुम रिया से प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आरव ने कहा, मीशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे पता है, मीशा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मीशा ने आरव को अलविदा कहा और वहां से चली गई। मीशा के चले जाने के बाद आरव और रिया की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। मीशा ने उन दोनों को यह एहसास दिला दिया था कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन आरव में रिया को ये बताने की हिम्मत नहीं थी। वो हर दिन रिया की मासूमियत, खूबसूरती और उसकी जिम्मेदारियों को देखकर और भी ज्यादा उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था। एक दिन रिया को ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। जब वो रात को घर पहुंची तो आरव हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। तुम अभी तक जागे हो? रिया ने हैरान होकर पूछा। आरव ने कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी। रिया मुस्कुराई। आरव ने कहा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रिया ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरव ने रिया के लिए पानी लाया और कहा, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। रिया ने आरव को देखा। उसे महसूस हुआ कि वो उसकी कितनी परवाह करता था। अगले दिन रिया को बुखार हो गया। वो ऑफिस नहीं जा पाई। आरव ने उसके लिए सुबह से ही काढ़ा बनाया। वो उसके कमरे में गया और देखा कि रिया सो रही थी। आरव ने उसे जगाया और कहा, तुम्हें बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे काम पर जाना है। आरव ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं जाने दूंगा। रिया ने आरव की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि वो उसकी कितनी देखभाल करता था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? आरव ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। रिया मुस्कुराई। वो समझ गई थी कि आरव उससे कितना प्यार करता था, लेकिन उसे पता था कि आरव में ये कहने की हिम्मत नहीं है। एक शाम जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे तो आरव ने हिम्मत करके रिया से कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया ने आरव की तरफ देखा। आरव ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार उनके अनकहे प्यार को शब्दों में बयान कर दिया गया था। आरव और रिया की जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका था। उनके बीच की वो अजीब से चुप्पी अब प्यार भरी बातों में बदल गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि किस्मत था। एक दिन जब आरव के पिता पूरी तरह से ठीक हो गए तो आरव ने उन्हें बताया कि वो और रिया तलाक नहीं लेंगे। पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं और रिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरव के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने रिया को गले लगाया और कहा, मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। रिया के पिता भी अपनी गलती मान चुके थे। वो आरव के पिता से मिले और दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोनों परिवार एक हो गए थे। आरव और रिया ने मीशा को भी अपने प्यार के बारे में बताया। मीशा बहुत खुश थी और उसने कहा, मुझे पता था, मुझे यकीन था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आरव और रिया ने मिलकर एक नया घर खरीदा। उन्होंने अपनी शादी को एक नए सिरे से शुरू किया। अब उनकी शादी में कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार और भरोसा था। आरव और रिया ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया। रिया की क्रिएटिविटी और आरव के बिजनेस स्किल्स ने उन्हें सफल बनाया। उनकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक शाम जब वे अपने घर में बैठे थे तो आरव ने रिया से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो हमारी शादी एक मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये किस्मत थी। रिया मुस्कुराई। हाँ, मुझे याद है, और मुझे लगता है कि ये किस्मत थी कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। आरव और रिया ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो गया था। उनकी अनचाही शादी एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन गई, जहां दो अजनबी एक दूसरे के हमसफर बन गए। कहानी का अंत यही है कि कभी कभी जो लोग हमारे दुश्मन होते हैं वही हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं। आरव और रिया की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर मुश्किल का सामना अगर मिलकर किया जाए तो अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।